इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, कारक लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर, सकल घरेलू उत्पाद की गणना से सम्मिलित किया जाता है केवल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतिम वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ये जो किया जाता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। व्यापार चक्रों का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है। ये कहा जाता है व्यापार चक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर से यहाँ पर, समष्टिकरण है। इसका सही उत्तर इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, समष्टि आर्थिक आर्थिक चर मुख्य है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत और विनियोग और समग्र मांग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी आर्थिक विकास। सी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 पर, व्यापक अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। इसका जो होगा ए और बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी वैश्विक इकाइयों की अवहेलना। ऑप्शन नंबर ए और बी इसका दोनों राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर, व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। किसने कहा। ये जो कहा है ऑप्शन बी सुल्झ ने। ऑप्शन नंबर बी जो कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 यहाँ पर, समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता निम्न में कौन सा है। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए समष्टि आर्थिक चर और समष्टिकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। इसका सही उत्तर परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ये सब भी जो है शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। इसका सही उत्तर परिवार, सरकार, फर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। परिवार फर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से सभी इसका
राइट आंसर होगा श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, खुदरा का परिमाप, धन। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। स्टॉक के अंतर्गत आता है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 पर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन है? का क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 पर हिसाब का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है संकुलात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 पर अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक है। ये जो आवश्यक है बचत बराबर निवेश। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। ये जो है आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 पर साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। जो कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है। इसमें मूल्यह्रास सम्मिलित है। इसे जो कहते हैं सीएनपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है। ये जो हो सकती है ऑप्शन नंबर सी धनात्मक और ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 पर रोजगार सिद्धांत का संबंध है। ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 पर निम्नलिखित में कौन टिकाऊ वस्तु है? ये जो है इनमें से सभी है। टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और कार ये जो है टिकाऊ वस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 पर निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? इसका सही तरह साबुन, पेस्ट, सब्जी। ऑप्शन नंबर डी है ये जो है गैर टिकाऊ वस्तु है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर निम्न में कौन स्टॉक का उदाहरण है? इनमें सभी पूंजी, मुद्रा की मात्रा, एक टैंक में जल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है? ये जो है इनमें से सभी है। प्रवाह मतलब गति, नदी का जल और पूंजी निर्माण ये जो है प्रवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी है जो है सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 पर स्टॉक का संबंध होता है। जो होता है ए बी दोनों से होता है, समय बिंदु से और किसी निश्चित समय पर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 पर प्रवाह का संबंध होता है। जो होता है ऑप्शन नंबर सी समय काल से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में कमी आएगी। तभी जो है बढ़ाएगी तो इसमें कुल में कमी आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि को जो कहते हैं स्फीति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है। ये जो है इनमें से सभी है। समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति ये जो है की मांग है। और बचत बराबर निवेश ये भी होना चाहिए। और
दिशा बराबर अंतः क्षेपण, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सकल सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त समस्त मांग के स्तर पर निर्धारण करता है, इसे कहते हैं, तो कहते हैं प्रभावी मांग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ पर प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये जो है ये भी दोनों कथन जो सही है। ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर चेन्नई का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में इस पर निर्भर है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए प्रभावपूर्ण मांग पर जो है निर्भर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूंजी का अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ये जो किया है J.S. केन्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा J.M. केन्स। ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर पुनर्रोजगार वह दशा है में प्रचलित मजदूर पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं कहलाते हैं, जो कहते हैं पूर्ण रोजगार कहलाते हैं, जो इच्छुक व्यक्ति कार्य कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है यहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी परिस्थिति है इसमें श्रमिक मजदूर की वर्तमान दर पर काम करने योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार हैं परंतु काम नहीं मिलता है, इसे कहते हैं, जो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए पेंशन जो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। ये जो घटक है ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक भोग। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर पूंजीगत पदार्थ होते हैं, ये जो होते हैं इनमें से सभी होते हैं मशीन बिल्डिंग औजार। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 यहाँ पर इसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग व्यय एवं है व्यय एवं आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात है। ये जो कहा है ये ये जो कहा है कुरिहारा कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर इसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोग एवं आय का अनुपात है। ये जो कहा है बाहरी जो कहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगर हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर इसने कहा सीमांत भोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाली परिवर्तन तथा आय में होने वाली परिवर्तन का अनुपात है। ये भी जो है कुरिहारा कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात है कहलाता है, जो कहलाता है बचत प्रवृत्ति कहलाता है। चलिए